राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद मशहूर अदाकार टॉम आल्टर। यस सर। मेरा ये भरा हुआ ग्लास खत्म होते ही इन दोनों को तोप से उड़ा दो। यस सर, तुम हुक्म देगा तुमको भी उड़ा देगा। तुम क्या उड़ाएगा मिस्टर शेर सिंह? तुम जैसे नीच कमीने मतलबी कुत्ते हिंदुस्तानियों की वजह से हम अंग्रेज हिंदुस्तान पर राज करते हैं। परमिशन मिल गई, ले चलो मिसेस गांधी को। सर, एक बुरी खबर है। इट्स मैसिव थ्रोम्बोसिस, जबरदस्त दिल का दौरा है। उनका बचना मुश्किल है, इसलिए बेहतर है कि उन्हें यहीं रहने दें सुबह तक। सदमा ना पहुंचे कोई मेरे जिस्म जार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर। टॉम आल्टर एक जाने माने अभिनेता। 22 जून 1950 को मसूरी में पैदा हुए टॉम आल्टर पहली नजर में भले ही विदेशी लगें, लेकिन हैं वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी। टॉम आल्टर के दादा दादी 1916 में अमेरिका से भारत आए और यहीं बस गए। टॉम की स्कूली शिक्षा मसूरी के ही वुडस्टॉक स्कूल में हुई। शुरू में टॉम की दिलचस्पी फिल्मों के बजाय खेलों में थी। 18 साल की उम्र में वो कॉलेज के लिए अमेरिका पढ़ने गए, लेकिन एक ही साल में वो हिंदुस्तान वापस आ गए। वापस आने के बाद 19 साल की उम्र में टॉम आल्टर ने हरियाणा में जगाधरी के सेंट थॉमस स्कूल में बतौर खेल अध्यापक 6 महीने नौकरी भी की। टॉम की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 1970 में राजेश खन्ना की फिल्म आराधना देखी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी। आराधना फिल्म का उन पर ऐसा असर हुआ जो उन्हें पुणे में FTII खींच ले गया। चलिया तू चलिया। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में उनकी मुलाकात नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी जैसे अभिनेताओं से हुई, और इन्हीं के साथ रोशन तनेजा की निगरानी में उन्होंने एक्टिंग सीखी। फिल्म इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद टॉम आल्टर ने 1976 में आई रामानंद सागर की फिल्म चरस से बतौर अभिनेता अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। वफादारी में तुम धोखा दे गए, लेकिन तुम्हारी गद्दारी हमारे काम आ गई। जिस जगह की तलाश में पुलिस परेशान थी, अब तुम्हारी मेहरबानी से हमारा नकली शेख खुद वहां पहुंच जाएगा। अपने गोरे रंग की वजह से शुरू में उन्हें अंग्रेजों के रोल मिला करते थे। तुम इडियट हो। यू राइट सर। तुम गधे हो। थैंक यू सर। सर, असली हीरे की पहचान तो आप जैसा जोरी जानता है। 1977 में टॉम आल्टर ने अपने FTII के क्लासमेट और दोस्त नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ मोटली नाम का थिएटर ग्रुप खोला, जिसके साथ उनका रंगमंच का सफर लगातार जारी है। 2014 में राज्यसभा टेलीविजन के खास धारावाहिक संविधान में टॉम आल्टर ने मौलाना अबुल कलाम आजाद का किरदार निभाया, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। ऐसी किसी भी तरह की पेशकश के सख्त खिलाफ है। हिंदुस्तान एक मुल्क है, आप सुन रहे हैं लियाकत अली खान साहब। हिंदुस्तान एक मुल्क है और एक ही असेंबली इसका आइन बना सकती है, जिसमें तमाम सूबों, इलाकों, मजहबों और फिरकों के चुने हुए मेंबरान और राजे रजवाड़ों के भेजे हुए नुमाइंदे भी शामिल होंगे। फिल्मों के अलावा टॉम खेलों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। 1988 में टॉम आल्टर ने जब सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लिया
तब सचिन की उम्र महज 15 साल थी। ये सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू था। Oh, I think this is just start. It's the start of it. It's part of being a cricket star also, na? They give interviews. इंशा जी क्या बात बनेगी, हम लोगों से दूर हुए, हम किस दिल का रोग बने। टॉम अल्टर को उर्दू अदब और शेर व शायरी में गहरी दिलचस्पी है। बस्ती बस्ती आग लगी थी, जलने पर मजबूर हुए, रिंदों में कुछ बात चली थी, शीशे चकनाचूर हुए। क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है टॉम साहब प्रोग्राम। धन्यवाद धन्यवाद। हमको बताइए, ये तो हमें सबको मालूम है कि आप खुद हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, लेकिन आपके फोरफादर, खास तौर पर आपके ग्रैंडफादर जी 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 शायद कहीं बाहर से आए। जी जी, ये बहुत। बताइए कि क्या कहानी है। आज से 100 साल पहले यानी कि 1916 में मेरे दादाजी मरहूम और मेरी दादी जी मरहूमा ये अमेरिका से आए थे। 100 साल पहले नवंबर का महीना था। जहाज़ उनका उतरा मद्रास, मद्रास से फिर बाई ट्रेन ये लोग गए लाहौर। तो 100 साल से हमारा ख़ानदान यहाँ हिंदुस्तान में बसा हुआ है। मेरे वालिद साहब की पैदाइश भी सियालकोट की है, अब उनका इंतकाल हुआ है। उसके बाद आज़ादी के बाद हमारे ख़ानदान में भी बंटवारा हुआ। दादी जी दादाजी वो पाकिस्तान में रहे, हम लोग इस तरफ हिंदुस्तान में रहे। और इलाहाबाद, जबलपुर, सहारनपुर और अंत में राजपुर। राजपुर एक जगह है देहरादून और मसूरी के बीच, वहाँ हम लोग रहे। स्कूलिंग मसूरी में, वुडस्टॉक स्कूल में। तो अब मेरा बेटा और उनका बेटा यानी कि कितनी पुश्तें हुई, एक तो 5 पुश्तों से हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो इसलिए बहुत फ़ख्र के साथ नहीं, लेकिन बहुत खुशी के साथ हम लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। दादा और दादी जी 100 साल पहले आप कहते हैं अमेरिका के किस शहर से आए होंगे और हिंदुस्तान क्या करने आए? ये आए थे, रह रहे थे ओहायो में। ओहायो एक स्टेट है, मतलब मिड अमेरिका में है लगभग। और मिशनरीज थे। प्रेस्बिटेरियन चर्च, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ अमेरिका, उनके लिए मिशनरीज थे। और सबसे पहले उन्होंने काम करना शुरू किया रावलपिंडी, पेशावर, सियालकोट, उस इलाके में मिशनरीज थे। तो जाहिर सी बात है कि बाइबल वगैरह का वो प्रचार कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक खैर मैं दादी जी से मैं खूब मिला था, लेकिन जो दादाजी थे हमारे, बहुत जल्द उनका इंतकाल हुआ, तो मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया। दादी जी थी बड़ी सख्त मिजाज वाली औरत, बड़ी मेम। एक ज़माने में आपको मालूम है कि बड़ी मेम हुआ करती थी, तो ये बड़ी मेम थी। लेकिन उन्हें हिंदुस्तान से बेहद प्यार हो गया था, बेहद मोहब्बत हो गई। अपने आप को बाद में, पहले हिंदुस्तानी अपने आप को कहती थी, बाद में पाकिस्तानी हो गई थी वो। और इस मुल्क से, हिंदुस्तान से लगाव भी था, प्यार भी थी, मोहब्बत भी, और चिंता भी थी कि जो चीज़ें गलत हो रही थी, मज़हब के नाम पे नहीं, सियासत के नाम पे, या शायद किसी गलत ख्याल की वजह से, वो चिंतित भी रहती थी, परेशान भी रहती थी। तो इसलिए हमारा जो ताल्लुक़ है हिंदुस्तान से बहुत गहरा है, और सिर्फ मज़हब तक वो महदूद नहीं है। शुरुआती 10 बरस अगर आप अपनी ज़िंदगी के देखें तो वो ठीक क्या किसी एक शहर में या कई शहरों में? मेरी पैदाइश मसूरी में हुई, लेकिन उस वक्त मेरे वालिदैन इलाहाबाद में काम कर रहे थे। लेकिन मुझे इलाहाबाद इसलिए याद नहीं है क्योंकि मैं जब 2 साल का था तो इलाहाबाद छोड़ के हम लोग सहारनपुर चले गए। तो सहारनपुर का मुझे कुछ हल्का सा मंजर याद है। उसके बाद 54 में 54 में हम लोग आए थे राजपुर। तो वो मुझे बखूबी याद है 54 से लेकर 68 तक, यानी कि जो ख़ास एक ज़माना होता हर आदमी की ज़िंदगी में, वो या तो मसूरी में बीता या तो फिर राजपुर में। तो बहुत सुनहरे दिन थे। और राजपुर जहाँ हम रहते थे उस वक्त आबादी बहुत कम थी, जंगल ही जंगल था, चारों तरफ मंदिर थे, आश्रम थे। शाम के वक्त मंदिर की घंटियाँ बजती थी, बहुत हमको अच्छा लगता था। एक तरफ ये यमुना नदी बहती थी, दूसरी तरफ गंगा।
तो बहुत खुशगवार एक ज़माना था। और स्कूलिंग हमारी वुडस्टॉक स्कूल मसूरी में चल रही थी, वो भी यानी कि स्कूलिंग जन्नत में और सर्दियों की छुट्टियां वो भी जन्नत में। तो हम लोग बहुत खुश नसीब थे कि ज़िंदगी के शुरुआती जो 10 साल थे वो बहुत अच्छे गुजरे। बीच में एक बार हम अमेरिका भी गए थे, हम गए थे 58 में, और 1 साल हम वहाँ रुके, वो भी अच्छा लगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरुआती जो एक आदमी की ज़िंदगी के 10 साल होते हैं, वो जो दौर था, उससे एक आदमी जो भी है, टॉम वॉल्टर हो जो भी हो, उस समय वो आदमी जो है वो आदमी बन जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। आपके वालिद क्यों अलग अलग शहरों में? इलाहाबाद में ये कॉलेज में पढ़ाते थे, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाते थे। उसके बाद सहारनपुर में एक सेमिनरी है जहाँ मजहबी पढ़ाई की जाती है, वहाँ 2 साल रहे। ईसीसी में क्या पढ़ाते थे? ईसीसी में ये हिस्ट्री और इंग्लिश, दोनों चीज़ें। हाँ हाँ। और कभी कभार मुझे कुछ पुराने लोग मिलते हैं, अब तो खैर ज़्यादातर चले गए, कि टॉम साहब हम आपके वालिद साहब के शागिर्द थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और साफ साहब जो हैं, जो आपके जामिया हमदर्द में हैं, हाँ औसाफ साहब, हाँ जी, वो हमारे वालिद साहब के स्टूडेंट थे। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के किसी से कि हम आपके वालिद साहब के शागिर्द थे। उसके बाद सहारनपुर में वो सेमिनरी में पढ़ाते थे। उसके बाद 54 में मेरी मदर और फादर वालदैन ने राजपुर में एक आश्रम कायम किया, जिसका नाम उन्होंने रखा था मसीही ध्यान केंद्र। तो आश्रम तो था और उसमें इबादतें होती थी, जलसे, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह। लोग दूर दराज मुल्कों से आते थे वहाँ स्टडी करने के लिए, लोग वहाँ रहते थे। तो वो जो माहौल था, तरह तरह के लोग, ये नहीं कि सिर्फ ईसाई लोग आते थे, हर तरह के लोग आते थे। और फिर उनकी बातचीत होती थी। और सुबह 7 बजे मुझे याद है इबादत होती थी, छोटा सा चैपल था, पहले उर्दू में होती थी। और मेरे वालिद साहब बाइबल पढ़ते थे उर्दू में, इंजील मुक़द्दस। उसके बाद जब 62 या 63 में हिंदी को अडॉप्ट किया गया न, तो उसी दिन ये मेरी वालिदा मुझे बताती थी, वालिद साहब ने कहा कि नहीं, कल से जो इबादत होगी वो होगी हिंदी में। और हम तो छोटे थे, तो जब हिंदी के नए नए शब्द हमारे सामने आए तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है। लेकिन बहुत खुशगवार माहौल था और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सोचने को मिला। और वो सीखना और सोचना, आपने इस चीज़ का जिक्र भी किया था, वो आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। कॉफ़ी भी आप चाहें तो बीच बीच में लीजिए ना। ये तो बताइए, ये आपके अंगूठे में कुछ चोट सी लगी हुई है? मैंने किसी को अंगूठा दिखाने की कोशिश की, नतीजतन अंगूठा जो है ये कट गया। अच्छा, ये नहीं, अजीब, वो जल गया, उसके बाद अजीब सा इन्फेक्शन हो गया इसमें। तो अभी इलाज चल रहा है, इसलिए मैंने ये लगा रखा है। तो चलिए, आप इतनी तकलीफ के बीच भी नहीं, कोई बात नहीं, हमारे लिए वक्त निकाला आपसे मिलना तो था ही, बहुत लंबे अरसे से हमारी ये कोशिश चल रही थी मिलने की, और आज हाँ कामयाबी हासिल हुई। नहीं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये बताइए कि जो ये मसीही केंद्र, जी मसीही केंद्र, मसीह ध्यान केंद्र, उस ज़माने में आप लोग की उम्र कितनी थी? हम जब वहाँ गए तो मैं 4 साल का था। हाँ। और जब मैं कॉलेज के लिए अमेरिका गया तो 18 साल का था। यानी कि 4 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक 14 साल हम वहाँ राजपुर में रहे जी। और तब खुद, जैसे कि आपके वालिद ने अपने वालिद के पेशे को आगे बढ़ाया, जी, तो आपके ऊपर भी ऐसा कुछ दबाव रहा होगा कि आप? दबाव तो नहीं, देखिए, पादरियों से मैं घिरा रहा हूँ बचपन से। वालिद साहब पादरी, दादाजी पादरी, नाना जी पादरी, चाचा जी पादरी, शादी के बाद ससुर जी पादरी, अब मेरे बड़े भाई साहब भी पादरी बन गए। तो मैं पादरियों को बखूबी जानता, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरे अंदर पादरी बनने की वो काबिलियत जो होनी चाहिए मेरे अंदर कभी आई नहीं। लेकिन पादरियों को मैं बहुत मानता हूँ, मैं उनका बहुत मजाक भी उड़ाता हूँ, क्योंकि जैसे वाइज होते हैं या पंडित होते हैं वैसे पादरी होते हैं। लेकिन मेरे वालिद साहब पादरी तो थे, लेकिन उनके विचार या उनके ख्यालात महदूद बिल्कुल नहीं थे।
उनको हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी थी, उर्दू में बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी थी, शेर व शायरी में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फ़लसफ़ा, मज़हब, हिस्ट्री, और क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से आज़ादी का पूरा दौर देखा, आज़ादी की लड़ाई देखी, बंटवारे में जो खून खराबा हुआ वो भी उन्होंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा, तो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर रहे वो। तो हमारे घर में बेशक मैं उस गुफ्तगू में शामिल नहीं था, लेकिन जैसे खाने की मेज़ पर जो बातचीत होती थी इन्हीं चीज़ों को लेके कि बंटवारा क्यों हुआ, होना चाहिए था, अगर हुआ तो अब क्या होगा, अलग अलग जैसे इस धर्म में और इस मज़हब में क्या फ़र्क है, अमरीकी सियासत में और हिंदुस्तानी सियासत में क्या फ़र्क है। बचपन से मतलब हम तो खाना खाने में मस्त थे, लेकिन ये बातचीत चल रही थी, तो बहुत कुछ सुनने को मिला। और जो कुछ सवाल उस वक्त हमारे नादान दिल और जहन में उठे थे वो आज भी उठे हुए हैं। अभी तक कोई मुकम्मल जवाब कई सवालों का नहीं मिला, लेकिन अच्छा था। और जाहिर सी बात है कि उस ज़माने में टीवी तो था नहीं, सिनेमा तो खैर दूर था, देहरादून में महीने में एक बार हम कभी जाते थे सिनेमा देखने के लिए। तो राजपुर में एक, और मुझे अच्छी तरह से याद है, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि राजपुर में आज भी आश्रम और ये मंदिर बहुत हैं। तो शाम के वक्त कभी बंगाली आश्रम से वो घंटियों की आवाज़ आती थी, कभी शहनशाही आश्रम से, कभी रामतीर्थ आश्रम से। तो मुझे याद है मैं वही 8-9 साल का था, तो मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि इस इलाके में इतने आश्रम, इतने मंदिर क्यों हैं, और ये हमारा मसीह ध्यान केंद्र वो भी आपने यहाँ क्यों कायम किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो हिस्सा है ये बहुत पवित्र, बहुत पाक हिस्सा है हिंदुस्तान का, क्योंकि 25 मील दूर इस तरफ गंगा बहती है और 25 मील दूर उस तरफ यमुना बहती है। तो ये हम दो महान नदियों के बिल्कुल बीचों बीच रह रहे हैं, इसलिए ये जगह पाक है, पवित्र है, इसलिए ये मंदिर और मंदिर। तो जब अब आप सोचिए इतनी बड़ी बात का एक 8 साल या 9 साल के बच्चे के जहन पर कितना असर पड़ेगा उससे, तो ये बातें जो हैं मैं कभी भूल नहीं सकता। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 3 हैं। सबसे बड़ी हमारी बहन है मार्था, उसके बाद मेरे बड़े भाई साहब है जॉन, और मैं सबसे छोटा। आप सबसे छोटे। और ये क्या सबसे छोटे होने की वजह से आपको ये छूट मिली कि आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र खुद तय कर सके? शायद आप भी शायद सबसे छोटे हैं खानदान में। नहीं, मैं तो खैर आप कह रहे हैं मैं तो खैर दूसरे नंबर पे हूँ, लेकिन बहुत छोटे लोगों को मैंने थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है। बिगड़ते हुए आज़ादी और बिगड़ने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं जी, आपने सही कहा। लेकिन हमारे यहाँ कभी वालिदैन की तरफ से वो दबाव हमारे ऊपर नहीं था कि बस तुम पक्का ईसाई बन जाओ, या वो था ही नहीं। हम हिंदुस्तान में रहते थे, जैसे रामलीला में जाते थे, मंदिरों में जाते थे। मस्जिद वहाँ जब मैं छोटा था तो मस्जिदें वहाँ बहुत कम थी, तो मस्जिदों में उतना जाना नहीं हुआ था। जैसे हम ऋषिकेश, बनारस, और ये बनारस ने अपना हरिद्वार जाया करते थे, तो बहुत वसी और खुला हुआ उनका विचार था वालिदैन का। तो हम तीनों में से जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, वो अंग्रेज़ी में शायरी करते हैं। अब मुझसे 3 साल बड़े हैं, अब ये पादरी बनना चाहती हैं। और जो मेरी बहन है जो सबसे बड़ी हैं वो चर्च तो जाती नहीं है, लेकिन अब देखिए 70 साल के आसपास के हो गए हैं वो, अब वो कहते टॉम अब मैं पादरी बनना चाहता हूँ। तो कुछ भरोसा नहीं है कि शायद 80 साल की उम्र में मैं भी पादरी बन जाऊँ। लेकिन उन्हें देखकर मुझे, क्योंकि सबसे बड़े बदमाश तो वो थे जो बड़े भाई साहब हैं, मतलब बदमाशी के खुले विचार, हर चीज़ का ये पूछना कि क्यों चर्च में क्यों जाना है, ये क्यों बोलना है, वो क्यों बोलना है। अब वो आदमी जो है 70 साल की उम्र में, लगभग 70, अब वो पादरीपन उनमें जाग उठा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम फिर ये देखते हैं कि शायद 18 साल की उम्र तक शायद जो अमेरिका में आपका वक्त गुजरा, जी जी, वहाँ से लौटने के बाद फिर आपने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए या रोज़ी रोटी अपनी जुटाने के लिए क्या किया? देखिए, मैं कॉलेज के लिए अमेरिका गया था, बहुत अच्छे को येल यूनिवर्सिटी में गया था, जो दुनिया का माना, लेकिन मेरा दिल वहाँ नहीं लगा। दिल तो लगा, लेकिन पढ़ाई वहाँ इतनी सख्त थी, और मैं
ज़रा आवारा किस्म का था उस टाइम, तो रोज़ाना 8-9 घंटे पढ़ाई करना ये मेरे बस का रोग नहीं था। तो मैं वापस चला आया और मेरे वालिद साहब बहुत अक्लमंद आदमी थे, उन्होंने मेरे लिए एक नौकरी ढूंढ निकाली टीचर की। एक जगह है हरियाणा में जगाधरी, शायद आपने नाम जगाधरी, यमुनानगर के पास। तो जगाधरी में एक स्कूल है, आज भी है, सेंट थॉमस स्कूल। तो उसमें मुझे नौकरी मिली 19 साल की उम्र में टीचर की। कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, मैं टीचर बन गया, वहाँ काम किया। फिर मेरे चाचा जी जिनको मैं गुरु मानता हूँ, वो वुडस्टॉक में प्रिंसिपल थे, उन्होंने फिर मुझे वुडस्टॉक बुलाया, वहाँ भी काम किया। फिर अमेरिका गया वापस, वहाँ पे अस्पताल में काम किया। फिर चाचा जी ने वापस मुझे हिंदुस्तान बुलाया। तो इस तरह से 2.5 साल तक ये जद्दोजहद चलती रही और मैं नौकरी करता रहा और रोज़ी ज़्यादा कमाता था, रोटी कम। और उसके बाद खैर ये बहुत मशहूर किस्सा है, मैंने सन 70 में राजेश खन्ना की फिल्म देखी आराधना, वो जगाधरी में। और मुझे फिल्म इतनी अच्छी लगी, उनकी अदायगी बहुत अच्छी लगी, शर्मिला टैगोर बहुत अच्छी लगी। तो उस वक्त मेरे मन में वो ख्याल उसका उठना शुरू हुआ एक्टर बनने का। उस पर मैंने अमल किया। 2 साल बाद मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन अपना दिया, ऑडिशन टेस्ट में पास हो गया, मैं दाखिला मेरा वहाँ हो गया। 2 साल तक, ये 72 से लेकर 74 तक मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में रहा। एक्टिंग कोर्स किया मैंने हमारे गुरु रोशन तनेजा की निगरानी में। और वो जो 2 साल थे ज़िंदगी के, वो मैं अगर सीधा फिल्म इंडस्ट्री में जाता तो मैं इस वक्त आपके सामने ना बैठा हुआ होता। मैं इंस्टीट्यूट गया, कुछ संजीदगी के साथ मुझे सोचना पड़ा कि एक्टिंग कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। ये राजेश खन्ना का जो कमाल है, यूं करना देखने में बहुत आसान होता है, लेकिन कैमरे के सामने पूरे एतमाद के साथ यूं करना आसान नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, इनका पता मुझे चल गया और अपने बारे में बहुत कुछ पता चल गया फिल्म इंस्टीट्यूट में। और वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। रोशन तनेजा साहब का मैं आज भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ, आज भी हमारा उनसे मिलना रहता है। अभी उनकी किताब छपने वाली है, उसको छपवाने में मैंने कुछ उनकी मदद की। तो बहुत कमाल का रिश्ता रहा, ना सिर्फ तनेजा साहब के साथ, लेकिन हमारे जो क्लास फेलोज़ थे, बेंजामिन गिलानी साहब, चंद्रमोहन खन्ना साहब, उदय चंद्रा साहब, फुनसुक लता, बहुत सारे हमारे जूनियर्स थे, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, सीनियर थे शबाना आज़मी। तो ऐसे ऐसे लोग थे इंस्टीट्यूट में। तो क्रिकेट का मैं कप्तान रहा, 2 साल तक क्रिकेट खेला। नसीर भी हमारे साथ खूब क्रिकेट खेला। तो अच्छे दिन थे वो, बहुत अच्छे दिन थे। तो इस तरह राजेश खन्ना की जो आराधना थी, उसके बाद फिर आप, वो हमारी आराधना बन गई। आराधना आपकी बन गई। ये जगाधरी में हो रहा था ये? जी, जगाधरी। कुछ उस दौर का जो फिल्म कल्चर था उसके बारे में बताइए, क्योंकि जगाधरी तो छोटी सी जगह जी। देखिए, जगाधरी अगर देख लिया जाए तो मैंने सिर्फ 6 महीने तक वहाँ नौकरी की, जो एक बहुत ही मुख्तसर सा एक वक्फा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा वक्फा रहा है वो। क्योंकि मैं जब मसूरी में था, वुडस्टॉक में, हम हिंदी फिल्मों को थोड़ा सा वो समझते थे, हम अंग्रेज़ी फिल्में देखते, हॉलीवुड की फिल्में, हिंदी फिल्में। लेकिन मैं जब जगाधरी गया था 19 साल की उम्र में, तो वहाँ अंग्रेज़ी फिल्में चलती नहीं थी। तो जगाधरी टॉकीज़ में सिर्फ हिंदी फिल्में चलती थी, यमुनानगर में सिर्फ हिंदी फिल्में चलती थी। और मेरे दोस्त अहबाब तो 1 आध दिन के अंदर बन गए। डेविड हमारे बहुत अच्छे दोस्त आज भी हैं। तो शाम को ये लोग ये फिल्म देखने जा रहे थे, साधु और शैतान। तो मैं कहा चलो मैं भी देखता हूँ। जगाधरी टॉकीज़ पुराने ज़माने में, आपको याद है ना, वो एक सिंगल स्क्रीन छोटा सा, और अगर आप अपने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया पीछे, बिजली तो बंद गायब हो जाती थी। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था तो बाहर चारपाइयाँ लगती थी, और जब तक बिजली वापस नहीं आती थी आप जाके चारपाई पर आराम फरमा सकते, आपको चाय पिलाई जाती थी। ये आलम था। अच्छा। और मैं आपको बहुत एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। जगाधरी टॉकीज़ में फिल्म लगी थी मेरे लाल, आपको कुछ याद है उस फिल्म के बारे में? हाँ। उस फिल्म का हीरो था देव कुमार। अब देव कुमार के नाम से कुछ आपको याद आ रहा है? हाँ, देव कुमार तो याद आते हैं, लंबा चौड़ा। लंबे चौड़े, हाँ। वो उस फिल्म का हीरो था। अच्छा। तो एक बच्चा है और ये
तो मेरा नया नया रोमांस चल रहा था जगाधरी में, तो जिनके साथ रोमांस चल रहा था हम दोनों देखने गए थे मेरे लाल। अब नया नया रोमांस है, जाहिर सी बात है कि हमारी तवज्जो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर नहीं थी रोमांस। तो मुख्तसर सी बात यह है कि मुझे मेरे लाल फिल्म को ज़्यादा कुछ याद है ही नहीं। तो मैं बम्बई चला आया, पहले साल के अंदर ही मैं देव कुमार के साथ शूट कर रहा था। इतना लंबा चौड़ा देव कुमार। तो मैंने कहा सर हमने आपकी एक फिल्म देखी मेरे लाल जगाधरी में, बहुत अच्छी लगी। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि फिर उन्होंने पूछा कि उसमें क्या क्या अच्छा लगा और मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने कहा नहीं वो जो आपका जो बच्चे के साथ रिश्ता था वो बहुत सुंदर था, तो पतली गली से निकल गया मैं। तो देव कुमार की फिल्म मेरे लाल जो है, पर फिर डेविड के साथ और बाकी डैनियल के साथ, उनके भाई साहब के साथ, सबके साथ हम उस दौरान 10-15 दिन के बाद एक हमने देखी थी साधु और शैतान, और फिर हमने जितेंद्र की फिल्म देखी थी तनुजा के साथ। उसमें एक गाना बहुत प्यारा है, ढूंढने चले, क्या है वो अभी याद आएगा नाम। उसके बाद आराधना फिल्म लगी थी, इसमें नहीं, जगाधरी में नहीं, यमुनानगर में लगी थी। तो डेविड ने कहा कि चलो देख लेते। तो हम बाइसिकल पे बैठे, 10 मील का फासला था, तो हम चल रहे थे। तो मैंने डेविड से पूछा, तब तक मैं काफ़ी कुछ जान गया था, लेकिन राजेश खन्ना का नाम मैंने कभी सुना नहीं था उससे पहले। तो मैंने कहा ये आराधना फिल्म का हीरो कौन है भाई? तो डेविड कहता कोई राजेश खन्ना करके है। फिर हमने फिल्म देखी। तो डेविड का कहना है कि उस पहले हफ्ते में हमने 5 बार फिल्म देखी, मुझे याद नहीं, आई थिंक थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहे हैं वो, लेकिन कम से कम 3 बार तो हमने देखी थी। और उस फिल्म में गाने, ताजगी एक और फिर इनकी कला, इनकी अदायगी, राजेश खन्ना साहब की कहानी के सेकंड हाफ में वो बेटे का रोल निभा रहे हैं, वो भी मूंछ लगा के, वो भी बहुत अच्छा लगा। मेन है गाने बहुत अच्छे थे, माहौल जो उन्होंने दिखाया बहुत खुशगवार, और फिर शर्मिला टैगोर की खूबसूरती। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये आप सोचिए कि मैं उस वक्त ताज़ा अमेरिका से आया था, तो उस वक्त 69-68 में अमेरिका का तो बुरा हाल था। वो वियतनाम वॉर चल रहा था, बगावत चल रही थी, लोग ये ड्रग्स में जा रहे थे और लोग बहुत घुटन महसूस कर रहे थे लोग। उस माहौल से मैं आया जगाधरी, और जब मैंने हिंदी फिल्म देखी मैंने कहा ये तो घुटन नाम की कोई चीज़ यहाँ है ही नहीं, ये तो खुला मैदान है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और राजेश खन्ना का अंदाज़, न जाने क्यों मुझे क्या, करोड़ों को, अरबों को अच्छा लगा उनका अंदाज़। फिल्मों का जो माहौल छोटे शहरों में, ख़ास तौर पर छोटे शहरों कस्बों में कमाल है सर। हाँ, तो उसकी कुछ याद कीजिए हमारे लिए, क्योंकि जैसे ये जो चारपाई वाली बात तो मैंने पहली बार ये मतलब जगाधरी टॉकीज में क्योंकि मैंने कुछ फिल्म हिस्ट्री में पढ़ा कि जो मैथोलॉजिकल फिल्में होती थी कि एक हिस्सा आज दिखा दिया गया जी, अगला हिस्सा कल दिखाया जाएगा, तो उसके लिए लोग बैलगाड़ियों से और दूर दूर से कहीं से आए हैं, तो वो फिर वापस तो जाएंगे नहीं, तो आज रात हो गई तो फिर वहीं खेमे लगा के वहीं रुक गए और फिर अगली सुबह फिर उसको देखा। ये मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि वो जो एक जब मैं आज के नौजवानों से मतलब बात करता हूँ, जब मैं ये जैसे हम टीचर कुछ 8-10 थे, मैं अकेला मर्द था, बाकी सब लेडीज़ थी, तो मेरे लिए जन्नत थी। हम लोग जब फिल्म देखने जाते थे खासकर यमुनानगर, तो बाकायदा बिरयानी बना के बर्तन उसमें रख के बक्से के अंदर, और हम बैठते थे लाइन से और हम फिल्म देख रहे हैं और बिरयानी खा रहे हैं सिनेमा हॉल में। तो एक जश्न था वो, फिल्म देखना तो एक बहाना था, और हर आदमी का फेवरेट हीरो था उस टाइम में। जब मैं आया था, जो ये राजेश खन्ना नया आया था, तो उसका क्रेज़ था, वरना कोई जीतू का फैन था। दिलीप कुमार, तब तक मुझे याद है दिलीप कुमार की मैंने पहली फिल्म वहाँ देखी थी, संजीव कुमार जिसमें थे, वो बनारस की कहानी, बहुत मशहूर फिल्म है वो, अभी याद आएगा। तो उसमें वो सीन है जब संजीव कुमार और दिलीप कुमार शतरंज खेल रहे होते हैं, तो उस वक्त मुझे कुछ मालूम नहीं था, तो वो उनको ये खिताब मिल गया था दिलीप कुमार का, ग्रेटेस्ट एक्टर इन एशिया। तो किसी ने कहा कि यो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट, मैंने कहा चलो देख लेते।
लेकिन उस फिल्म में मुझे संजीव कुमार की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी। और जो मैंने कुछ लोगों के सामने कहा कि दिलीप कुमार तो ठीक है, लेकिन ये नया लड़का संजीव कुमार ज़्यादा अच्छा है, लोग मेरे ऊपर नाराज़ हुए, जैसे मैं दिलीप कुमार को गाली दे रहा हूँ। वो जो क्रेज़ था, और धर्मपाजी क्योंकि जगाधरी पहले पंजाब का हिस्सा था, हरियाणा तो नया नया बन गया था, धर्मेंद्र का क्रेज़ मतलब मैं बता नहीं सकता। और मेरी जो पहली फिल्म रिलीज़ हुई चरस 75 में, उसमें मैंने धर्मपाजी के बॉस का रोल किया था। अब लोगों को ये नहीं मालूम था कि मेरा क्या किरदार था। हाँ, ये अंग्रेज़ जो है ये धर्मेंद्र का बॉस बना हुआ, ये तो इससे बड़ा कोई अचीवमेंट पंजाब में हो ही नहीं सकता था कि कोई धर्मेंद्र का बॉस बन जाए। तो वो जो क्रेज़, और फिर उस वक्त ये जो इन तीनों का थोड़ा सा जवाल शुरू हो गया था, देवानंद और दिलीप कुमार और राज कपूर का, लेकिन तब भी द ट्रियो, जब इन तीनों का नाम लिया जाता था तो लोग खामोश हो जाते थे कि जैसे हम तीन भगवानों के नाम ले रहे हैं। ये जो क्रेज़ मैंने अपनी आंखों से देखा। और नॉर्थ इंडिया में क्योंकि ये तीनों पंजाबी थे, राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार, तो जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे वो समझते कि ये हमारे अपने हैं। तो वो, और ये जो बॉबी के बारे में आप कुछ किस्सा जी सुनाते हैं, मैं वो भी बिल्कुल आपको बताइए। बताता हूँ। बॉबी तब क्या था कि यूपी में मालूम नहीं क्यों, और ख़ासकर मसूरी में फिल्में बाद में आया करती थी, तो बॉबी का क्रेज़ था। तो ये यमुनानगर में लगी थी बॉबी, क्यों यमुनानगर हरियाणा में। तो मैं मसूरी में था, मैं खुद तो नहीं गया था, लेकिन बाकायदा बसें बुक की जाती थी देहरादून मसूरी से, और वाया सहारनपुर ये यमुनानगर लोग जाते थे सिर्फ बॉबी फिल्म देखने के लिए। तो ये बॉबी बस कहलाती थी, और ये कम से कम 2 या 3 महीने तक ये क्रेज़ चला। और एक आपको बात बताता हूँ, पाकीज़ा फिल्म लगी थी देहरादून में, तब तक इनका इंतकाल नहीं हुआ था, मीना कुमारी का। तो मैं अपने दोस्त के साथ स्कूटर पर बैठ के मसूरी से देहरादून गया, हमने देखी फिल्म, बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो उसकी हवा वो नहीं थी उस वक्त। चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद मीना कुमारी का इंतकाल हुआ। दोबारा जो हम देखने गए कुछ 2 महीने बाद, तो हमको टिकट ना मिले। तो ये जो एक अजीब, जैसे राजेश खन्ना की 3 महान फिल्में, मैं मसूरी में काम कर रहा था उस वक्त। एक बस चलती है मसूरी से, आज भी चलती है, नाइट बस कहलाती है वो, रात को कुछ 10 बजे मसूरी से निकलती है, सुबह कुछ 6 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो थर्सडे की रात को मैं उस बस से दिल्ली जाया करता था। मेरे वालिदैन दिल्ली में रहते थे उस वक्त, मैं जाकर थोड़ा सा आराम करता था। फिर 3 बजे के शो मैं रीगल सिनेमा में मैंने आनंद, दुश्मन और अमर प्रेम, ये इनकी 3 फिल्में मैंने इस तरह से देखी। और क्रेज़ की हम बात करें, आनंद फिल्म आपको तो बखूबी याद होगा, ये जब राजेश खन्ना की एंट्री होती है उनके दफ्तर में, क्या नाम है, जो डॉक्टर बनते हैं, अमिताभ बच्चन नहीं, जो दूसरे बहुत बड़े कलाकार हैं महाराष्ट्र के, अभी नाम याद आएगा। तो उनके दफ्तर का दरवाज़ा वो स्विंगिंग टाइप का है जो यूं खुलता है। तो राजेश खन्ना के आनंद का काफ़ी जिक्र तब तक हो चुका होता कि कैमरा जाता है उसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर, सिर्फ दरवाजे के ऊपर, अभी तक दरवाज़ा खुला नहीं, और जैसे कैमरा गया दरवाजे के ऊपर तो पब्लिक पागल, चीखना चिल्लाना, सीटियाँ बजाना, ताकि राजेश खन्ना इस दरवाजे से अंदर आएगा, और 2-3 सेकंड के अंदर वो आ जाता है। तो ये माहौल जो है, ये आज भी क्रेज़ है, मैं मानता हूँ सलमान का क्रेज़। अभी मैं अमेरिका में था तो उनकी फिल्म क्या नाम है, सुल्तान, अभी जो है उसका वो क्रेज़ है बॉस्टन में, वो इन सब का क्रेज़ है। लेकिन वो जो क्रेज़ था, मुझे, आपको एक एक्टर याद होगा, मनमोहन जी, विलन, हाँ, मतलब कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन रेप करने में उनको महारत हासिल थी। तो मैं, क्योंकि आराधना में भी थे वो, तो मैं यहीं दिल्ली में था, मैं कनॉट प्लेस में, तो मनमोहन जी मुझे कहीं दूर नज़र आए। उतने बड़े स्टार थे ही नहीं कि लोग, बट मैं गया सर, मैंने कहा सर, उस टाइम सेल्फी तो होता है, मैंने कहा सर एक ऑटोग्राफ।
तो मनमोहन जी मुझे ये देख रहे हैं कि ये गोरा आदमी कहाँ से आया, मुझे कैसे जानते हो, तो उन्होंने दे दिया। ये सन 72 की बात होगी। उसके बाद जब क्रांति फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी तो मनमोहन जी मनोज कुमार की हर फिल्म में नजर आएंगे आपको। तो मैं मनोज साहब के घर पर बैठा हुआ था तो मनमोहन जी आए, ये कुछ 4 साल बाद। तो मैं वहाँ मनोज साहब के साथ बैठा हुआ था, वो अंदर आए, वो मुझको यूं देख रहे हैं मनमोहन जी कि मैंने पहले कहीं आपको देखा है। मैंने कहा मैं वही अंग्रेज हूँ जिसने आपसे ऑटोग्राफ लिया था कनॉट प्लेस में। तो वाह, देखिए फिल्मों का जो क्रेज होता है वो बहुत प्यारी चीज़ है सर। और इस वक्त जब हम ये बातें कर रहे हैं इत्तेफाक से, अब देखिए ये एक अजीब सा पेचीदा मोड़ है कि राजेश खन्ना की फिल्में देखकर आप दीवाने हो गए। बाद में फिर आप लोगों ने मोटली ग्रुप जब बनाया तो बेंजामिन और नसीर साहब आप लोग साथ में हैं। तो एक एक्टिंग स्टाइल वो है जो राजेश खन्ना की, एक एक्टिंग स्टाइल वो है जो नसीर साहब की, और नसीर साहब अभी एक बयान देकर काफ़ी बहस पैदा कर चुके हैं। अगर एक बहुत मुख्तसर ढंग से कहना हो कि नसीर साहब के इस ऑब्जर्वेशन पर जब वो राजेश खन्ना को मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात उठा। देखिए ये उनको ऑब्जर्वेशन मैं पिछले 40 साल से सुन रहा हूँ। नसीरुद्दीन शाह को राजेश खन्ना की एक्टिंग पसंद शुरू से नहीं थी, ना उनकी अदायगी ठीक, अच्छी बात है, उनका अपना निजी मामला है। अब मैं अभी अमेरिका में था जब उनकी ये स्टेटमेंट आई, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ इस स्टेटमेंट के बारे में, उन्होंने खुल्लम खुल्ला राजेश खन्ना की बुराई तो की, लेकिन एक कि उस ज़माने में हिंदी फिल्मों की क्या सूरत हाल थी और उसमें राजेश खन्ना का क्या हाथ था, उस सिलसिले में उन्होंने राजेश खन्ना का जिक्र किया है। अब मेरे लिए कोई नई बात थी नहीं, अब उनको इस तरह से कहना चाहिए था कि नहीं, ये तो सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ख़तरनाक चीज़ है कुछ भी कहना। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये नसीर की अपनी राय है, उन्हें पूरा हक है कहने का, और जो लोग नाराज़ हैं उन्हें भी पूरा हक है नाराज़ होने का। मैं तो राजेश खन्ना का भक्त हूँ, लेकिन मैं नसीर के स्टेटमेंट से नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और नसीर के साथ मैंने बहुत काम किया है, ख़ासकर स्टेज पर। उस आदमी से मुझे इतना कुछ मिला है। अब देखो मेरे ख्याल से ये नसीर के दुश्मन जो हैं ये मशीन चलवा रहे हैं ताकि ये नसीर की तारीफ ना पहुंचे। राजेश खन्ना के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया, नसीर के साथ मैंने ज़्यादा है। अंत में देखिए नसीरुद्दीन शाह क्यों बम्बई आया, राजेश खन्ना क्यों फिल्म में आया, वजह कारण एक ही है। नसीर भी हीरो बनना चाहता था, राजेश खन्ना भी हीरो बनना चाहते थे। नसीर उस तरह का हीरो नहीं बन पाया जिस तरह के हीरो राजेश खन्ना थे, और राजेश खन्ना उस तरह के एक्टर नहीं बन पाए जो नसीर बने। तो एक फासला है बीच में, उसके बारे में बात करना जायज़ है। मैं उसको देखिए, फिर ये राजेश खन्ना की जो रूह है ये इस मशीन को चलवा रही है कि टॉम नहीं सर, मैं दोनों को बहुत मानता हूँ, मैं राजेश खन्ना का भक्त हूँ और नसीर की एक्टिंग का मैं दीवाना हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, हो सकता है मशीन इस बीच रुक जाए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं मशहूर अदाकार टॉम आर्टर के साथ। दिल से दिलों की बात। I was an actor by accident. सामने होने के बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? न कोई शह, न कोई मात। जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर एक स्टूडियो होता है कि पेट हमेशा ठीक नहीं होता है। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। जिंदगी के सफर की कहीं अनकही बात। ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और इससे बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सोच सकता। अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गा रहा है। कामयाबियां, नाकामियां, शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है। चुनौतियां और चिंताएं। फिल्मों से कोई भी गिला है, आपको समाज को ठीक कीजिए, वो खुद बहुत ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। अंतरंग चर्चाएं,
ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, अपना सच बोलता है ये। आप में एक वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। हल्की फुल्की चुटकियाँ। ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। तेरी अखियाँ दो नाली, तेरी बत्तियाँ दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला गुफ्तगू, रविवार रात 10:30 बजे और सोमवार सुबह 7 बजे। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ मशहूर अदाकार टॉम आल्टर। टॉम जी, ब्रेक से पहले हम लोग ये सब बातें कर चुके कि फिल्मों में आपका कैसे आना हुआ और उस दौर में फिल्म कल्चर कैसा था। फिल्मों में आने के बाद और इतना वक्त गुजारने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या ये फ़ैसला ठीक लगता है कि फिल्मों में आने का फ़ैसला करना ठीक रहा? इससे अच्छा मैं कोई फ़ैसला ले ही नहीं सकता था। और मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ नहीं भी मिला है, लेकिन जो मिला है इस फिल्म लाइन से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, और पिछले 15-20 साल से थिएटर से भी, बल्कि उससे ज़्यादा 30-35 साल से। मैं तो इस लाइन में आया था राजेश खन्ना बनने के लिए। मुझे होश आया कि भाई मैं राजेश खन्ना तो बन नहीं सकता हूँ। पहले टॉम आल्टर तो बन जाओ भाई, राजेश खन्ना तो दूर की बात है। लेकिन आज भी मनोज कुमार साहब, जो जिनको मैं गुरु मानता, अभी मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था। क्रांति के ज़माने में हमारी बहुत करीबी दोस्ती हो गई थी। तो मनोज साहब ने एक दिन शाम को, मैं ज़रा परेशान था, पैसा नहीं था, शादी करनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मनोज साहब कहते हैं, टॉम यार मेरी गल तो सुन, जो सपना तेरे को बम्बई खींच लाया है उस सपने को ना भूल, वो सपना तेरे को सही रास्ता दिखाएगा। तब ये उन्होंने पंजाबी में कहा, मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है जी, पर क्या बात कही उस आदमी ने। और हाल ही में मैं इतना खुश नसीब हूँ, मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ बल्कि, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस है मनोज साहब का। तो 28 मई को, जो हमारी शादी की सालगिरह है, तो हमने फिल्म की शुरुआत, फिल्म का मुहूर्त उस सीन से किया मनोज साहब के साथ। मनोज साहब की तबीयत नासाज आप जानते हैं, लेकिन हमने पूरा सीन शूट किया उनके साथ। वो लेटे लेटे थे। मैं बता नहीं सकता हूँ कि उस आदमी ने जो शॉट दिया, मेरे ख्याल से 20-25 साल के बाद वो कलाकार के रूप में कैमरे के सामने आए हैं। मैं दंग रह गया, पूरा यूनिट दंग रह गया। कुछ 8-10 मिनट का शॉट था, फर्स्ट टेक ओके। और शॉट के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कट कहने की। कहता यार टॉम अब कट तो क्या है। तो ये लोग, अब शाहरुख खान साहब ने उनकी एक फिल्म में शायद मनोज कुमार को थोड़ा सा मजाक उड़ाने की कोशिश की, चलो उनका भी हक है। लेकिन शाहरुख खान को, सबको ये सोचना चाहिए कि अगर मनोज कुमार ना होती, अगर राज कपूर, राजेश खन्ना, ये लोग ना होते, तो हमारी ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ना होती, जिससे ये लोग अरबों में कमा रहे हैं। इन लोगों की वजह से एक इतनी मजबूत बुनियाद जो है डल गई। और अमिताभ को देखिए, आज तक चल रहे वो। कमाल की बात है कि लेट 60s में आए वो इस इंडस्ट्री में। अब कितने साल हुए, 70 से गिनना शुरू कीजिए आप, तो 45 साल से ये आदमी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को 100 साल हो गए। 45 साल से ये, 45 से भी ज़्यादा, 48 साल से ये लगे हुए हैं। कसब। तो ये सबूत है कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपने लगन के साथ, मोहब्बत के साथ, एक जुनून और जोश के साथ काम किया, अगर आप करते रहें, तो ये इंडस्ट्री आपको ज़िंदा रख सकती है। मैं खुद 42 साल से 43 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। अब हम फिल्मों से अलग कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान चाहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि एक ख़ास तरह की
रूप रंग और अपीयरेंस की वजह से एक ख़ास तरह के रोल आपको फिल्मों में मिलते रहे। सोसाइटी में वो कौन से ऐसे तजुर्बात हैं जो आपको शिकायत करने पर मजबूर कर दें? देखिए, शिकायत के मौके इतने कम मिले हैं पिछले 67 साल में। मैं सन 50 में पैदा हुआ, मसूरी में। मुझे अपने इस रंग रूप का पता पहली बार चला इंस्टीट्यूट में भी नहीं, जब मैं बम्बई आया था 74 में पहली बार। तो किसी ने ये सवाल उठाया जो आप अभी उठा रहे थे, उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में। मसूरी में मैं जब जवान था, अगर किसी ने मुझे अंग्रेज़ कहा होता ना, मैं उसको एक थप्पड़ लगाता फ़ौरन, और मैं कहता अंग्रेज़ होगा तेरा बाप। क्योंकि हम कभी सोचते नहीं थे कि हम अलग थे। जब मेरे अंदर ये सपना जाग उठा कि राजेश खन्ना बनना है, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं गोरा हूँ, आज भी नहीं सोचता हूँ। तो 2-3 बार किसी एक बहुत ही मुश्किल हालात में लोगों ने कुछ गलत सलत कहा है मेरे रंग रूप को लेकर, और मैंने जवाब दिया है, लेकिन बहुत कम। और जहाँ तक काम का सवाल है, आपने ये कहा, लेकिन मैंने 300 या 350 फिल्मों में काम किया है। मैंने अंग्रेज़ के रोल ज़रूर किए हैं, लेकिन हिंदुस्तानी रोल भी किए हैं, बहुत किए हैं। और ऐसे अंग्रेज़ के रोल किए हैं जो अलग तरह के। और जहाँ तक ज़बान का सवाल है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है मेरे बारे में कि हर फिल्म में मैं बात करता हूँ ठुम खिर को जाता है। मुश्किल से 300-350 फिल्मों में से शायद 10 फिल्मों में मैंने इस तरह का काम किया है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात छाई हुई है। लेकिन आपने जो पूछा, इसका मुख्तसर जवाब ये है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरा रंग अलग है, कि मैं अलग हूँ बाकी हिंदुस्तानियों से। वो सवाल कभी मेरे जहन में उठा ही नहीं, ना काम को लेकर और ना अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर। ये इसमें दाद जो है, एक हमारे मुल्क को जाती है, हिंदुस्तान को, एक हमारे वालिदैन के ख़यालात को, कि वो भी अपने आप को हिंदुस्तान से अलग नहीं समझते थे। तो जैसे मैं मौलाना आज़ाद का रोल करता हूँ प्ले में, तो किसी ने अंग्रेज़ी में कहा कि we did not know that Maulana Azad was so fair. So I said, well, he was with most people. यानी कि रंग नहीं, मिजाज के हिसाब से फेयर थे वो। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं, बट मैंने कभी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। टॉम साहब, देखिए, ये एक बहुत ही निजी एहसास होता है, जिसको ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार पब्लिक स्पेस में रिएक्ट करें, लेकिन एक आदमी जो यहीं पैदा हुआ, यहीं की मिट्टी का है, सिवाय इसके कि उसका रंग रूप थोड़ा किसी दूसरे जैसा। वैसे मैं इस वक्त आपको देख रहा हूँ, आपका रंग रूप और मेरे रंग रूप में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये एक बहुत दुख पहुंचाने वाली बात होती है शायद, कि मतलब वो आपके हाथ में नहीं है। हाथ में है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मैं जब फिल्म लाइन में आया था और पहली बार ये सवाल किसी ने उठाया मेरे सामने, मैं तो दंग रह गया। तो मैंने एक शेर कहा, बहुत मामूली शेर है, ना तो इसका वज़न सही है ना कुछ भी, लेकिन शेर यूँ है, आप इजाज़त दे तो मैं सुनाना चाहूँगा। मैंने कहा, शेर यूँ था, बहुत पहले 40-42 साल पहले मैंने ये कहा था, शक लोगों ने मुझ पे किया, उस शक को दूर मैंने किया। शक करना उनका कसूर नहीं, शक दूर करना मेरा काम था। क्या? तो जो लोग मुझे जानते हैं, जैसे मसूरी वाले जो हैं, या इंडस्ट्री में जो पुराने लोग हैं, अब जो नई पीढ़ी आई है, क्योंकि खैर खुदा उनको बहुत लंबी उम्र बख्शे, जो 6 महीने पहले हुआ था उसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो 60 साल पहले हुआ था उसमें तो
वो लोग अभी वापस मुझे फिर वही चीज़ मतलब लोगों को बतानी होती है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। अभी पिछले 5 साल से फिर ये दौर शुरू हुआ, क्योंकि लोग अब पीछे मुड़ के कोई देखता नहीं है, सब आगे देख रहे हैं। तो पर ये कोई मेरे लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है। और ख़ासकर थिएटर में पिछले 15 साल से जो मैं कर रहा हूँ, फिल्म में जैसे ये राज्यसभा टीवी में संविधान प्रोग्राम, उसमें मैंने मौलाना आज़ाद का रोल किया था। और किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये, और बल्कि बोलना नहीं चाहिए, छोटा मुँह बड़ी बात, मेरी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई थी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये टॉम वॉल्टर मौलाना आज़ाद कैसे बन गया। बस। और थिएटर में 15 साल से चाहे वो मौलाना आज़ाद हो, गांधी जी का रोल करता हूँ मैं, ज़फ़र का रोल करता हूँ, गालिब का रोल करता हूँ, टैगोर का रोल करता हूँ, और बहुत सारे, साहिर लुधियानवी का रोल किया है। कोई नहीं पूछता कि साहिर इतना गोरा कैसे। अगर आप पूरे भरोसे के साथ, पूरे यकीन के साथ अपना काम करें तो सामने वाला कभी नहीं पूछेगा भाई कि ओह ये ऐसा क्यों है। अगर आप अंदर से डरे हुए हो या आप अंदर से आपको पूरा अपने ऊपर विश्वास या यकीन ना हो, फिर लोग आप पे शक करेंगे। अब राम तेरी गंगा मैली जो फिल्म थी राज कपूर की, उसमें मैंने मंदाकिनी के भाई का रोल किया था, पहाड़ी का रोल किया था। और एक लड़ाई में मेरा खून हो जाए, मेरे कैरेक्टर का खून हो जाता है जब ये लोग हनीमून या सुहाग रात मना रहे होते। वो फिल्म जब रिलीज़ हुई, मुझे याद है वहाँ गुजरात में कहीं मैं सफ़र कर रहा था, उस स्टेशन पर मैं उतरा तो गांव की औरतें आईं मेरे पाँव छूने के लिए कि आपने गंगा की लाज रख ली। मेरा सीरियल चला था जुनून, 8-9 साल तक चला। उसमें मेरा कैरेक्टर था केशव कलसी, पंजाबी। लोगों ने बहुत पसंद किया। उस वक्त किसी ने नहीं ये ना कहा कि भाई ये, तो मैंने कभी उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। बीते कुछ बरसों में अपने हिंदुस्तानी समाज में आ रहे बदलावों पर आप नज़र डालें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अलार्मिंग लगती हैं और लगता है कि हम चीज़ों को जहाँ तक ले आए थे, क्या हम उससे आगे ले भी जा पा रहे हैं या नहीं? देखिए, मेरी पैदाइश 50 की है, तो मैंने जब होश संभाला तो ये नया एक हिंदुस्तान बन रहा था। तो वो मैंने अपने आँखों से, एक चीज़ से मुझे, ये बिल्कुल निजी बात है, जब नेहरू जी की बुराई होती है, और आजकल तो रिवाज है कि नेहरू जी ये थे, मैं जब हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो वो हमारे प्रधानमंत्री थे। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उनके हिंदुस्तान में ये बात कि अच्छा तुम ये हो, तुम वो हो, ये बात सुनने में नहीं आती थी। और 17 साल तक उस आदमी ने हिंदुस्तान को बांध के रखा। उनसे गलतियां हुई, लेकिन अब जब लोग सिर्फ उनकी बुराई करते हैं, खासकर ये जो नई पीढ़ी है जिनको कुछ नहीं मालूम है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। फिर गांधी जी के बारे में गलत बातें, एक रिवाज जो चल रहा है, आपने सही पूछा 5 साल से, कि पहले जो भी कुछ हुआ है, चाहे वो फिल्मों में या उस खेल में, वो सब बकवास है। लोग सुनील गावस्कर को सिर्फ कमेंटेटर मानते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि वो जो आज क्रिकेट की सफलता, जो कामयाबी चल रही है, उसकी बुनियाद किसने डाली थी? सुनील गावस्कर ने। बगैर हेलमेट के वेस्ट इंडीज के बॉलरों का सामना किया करते थे वो। तो इस चीज़ से मुझे दुख होता है कि ये जो आज़ादी से पहले भी, यानी कि 20वीं सदी, पूरी 20वीं सदी में जो भी कुछ हुआ है वो सब बकवास है। मुझे इस चीज़ से बहुत नाराज़गी भी है, और मुझे इस बात की चिंता है कि अगर हमने ये कहा कि 20वीं शताब्दी में जो भी कुछ हुआ वो सब ख़राब है, तो हम दोनों यहाँ बैठ के इतनी आज़ादी से बात कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने नींव या बुनियाद जो डाली थी वो ये थी कि हम सब बराबर हैं।
और इतनी नाजुक डोर है ये, जो हमारा भारत या हिंदुस्तान को महफूज रखती है। इतनी नाजुक डोर है वो कि थोड़ा सा आपने यूं किया तो वो डोर कट जाएगी। और अभी जो है ज़्यादातर लोग जो हैं सियासत में भी यार, वो उस डोर की नज़ाकत को नहीं समझ रहे हैं, और वो डोर एक बार कट गई तो आगे न जाने होगा क्या। एक ही है। दूसरी बात, मैं ज़रा पुराने ज़माने का आदमी हूँ, हमें एक चीज़ से बचना है। अभी मैं अमेरिका में था, वहाँ भी यही रोग चल रहा है, बल्कि वहाँ से शुरू हुआ। ये मशीनें जो हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, सेल फोन हो, हमें इन चीज़ों के ग़ुलाम नहीं बनना है। और जिस तरह से अभी हम दोनों बैठकर इतने मज़े से बातें कर रहे हैं, अगर ये गुफ्तगू प्रोग्राम आपका ना होता तो हम दोनों बैठकर इतने लंबे अरसे तक बात नहीं कर पाते। या तो किसी का सेल फोन बजता, या कि कहीं से बुलावा आ जाता, हमें ये वक्त निकालना पड़ा। वरना जब हम छोटे थे तो चाय की दुकान पर बैठकर हर आदमी इस तरह से गुफ्तगू कर रहा था, वो सब ख़त्म हो गया। और आदमी की कंसंट्रेशन या तवज्जो का ये इस कदर, जब आप घर से निकलते हैं, आपको किसी दोस्त के यहाँ जाना है, तो आप देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं उसको, GPS। जी। अरे भाई साहब, याद किया करो कि तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है, वो भी याद नहीं है। टैक्सी वाले, पहले इतना मज़ा आता था ना टैक्सी वालों के साथ बात करने में, और भाई की हाल है, वो भी बंद हो गया। दिल्ली के टैक्सी वाले वो देख रहे हैं, मैं एयरपोर्ट से उतरता हूँ, मैंने कहा मुझे लोधी रोड जाना है। कहाँ जाना है? IIC। अच्छा, एक सेकंड, टक टक, अच्छा। और दिल्ली का टैक्सी वाला IIC जा रहा है, ये इसके साथ सर, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन इसमें, याददाश्त की आप तो गई, आपकी कंसंट्रेशन भी गई। ये लोगों को कनॉट प्लेस नहीं मालूम है, टैक्सी वालों को। कनॉट प्लेस, वो क्या स्पेलिंग है? मैंने कहा कनॉट प्लेस की स्पेलिंग तो मुझसे पूछ रहे हो, तुमको मालूम नहीं है कनॉट प्लेस कहाँ है? नहीं साहब, इसमें डालना पड़ता है। मैंने कहा बंद करो, मैं तुमको बताता हूँ कनॉट प्लेस का क्या रास्ता है। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है और हमें इससे बचना है। ये तो बात आपने गैजेट्स वाली कही, लेकिन उससे ठीक पहले जो बात आपने कही उस पर थोड़ा और आपसे पूछेंगे। ये जो नाजुक डोर, जी जी, आपका शायद ऐसा कुछ कहना है कि ये जो आज़ादी के बाद के इतने बरस जो गुज़रे हैं, उसमें जो ख्वाब था, उस ख्वाब को कुछ बचाने का, वो ज़रा हमें फिर से समझाइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मेरे चाचा जी, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, उनका इंतकाल हुआ है। बंटवारे के वक्त जो विधवाएं थीं, इस तरफ भी और उस तरफ भी, वो उनकी सेवा में लगे रहे कम से कम 6-8 महीने तक। खून खराबा उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो तारीख़ इंसानियत में शायद ही मज़हब के नाम पर कभी इतना खून खराबा हुआ हो। लेकिन वो हमेशा मुझसे कहा करते थे कि टॉम, इतने बुरे हालात चल रहे थे, मज़हब और धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसी वक्त ये लिखा जा रहा था कि हम सब बराबर हैं और आपको पूरा हक है। आपको मुसलमान बनना, ईसाई बनना, हिंदू बनना, सिख बनना है, आपको पूरा हक है। यानी कि एक तरफ खून खराबा और दूसरी तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये हक दिया जा रहा है। तो ये है वो नाजुक डोर। वो खून खराबा आज भी चल रहा है, उस पैमाने पे तो नहीं चल रहा है, लेकिन कितने के मन में उस तरफ भी इस तरफ भी वो खून खराबा आज भी है। तो एक वो, दूसरा, अब सेक्युलरिज्म का जो शब्द है वो बाद में आया था। उस वक्त सेक्युलरिज्म कोई जानता नहीं था, लेकिन जो चल रहा था वो सेक्युलरिज्म ही चल रहा था। और मैं फिर वही मिसाल देता हूँ राजपुर का, कि हम जब छोटे थे तो जिस तरह से मेरे वालिद साहब जो पादरी थे, और मैंने पूछा कि इतने यहाँ मंदिर और ये आश्रम क्यों हैं, वो तो मिसाल क्या दे रहे थे कि हम
गंगा और यमुना के बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं। अब वो चीज़ कहाँ गई कि एक ईसाई पादरी कह रहे हैं, अब ईसाइयों के लिए गंगा और यमुना कोई पवित्र नदियाँ नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे वालिद साहब जानते थे कि अगर करोड़ों लोग इन नदियों को पाक मानते हैं तो उनके मानने में तो दम है, नदियों में बेशक दम ना हो। तो वो चीज़ जो है ये वो है ख्वाब कि आप लोगों की इज्जत करें, उनके अलग अलग धर्मों की इज्जत करें, अलग अलग ख्यालों, अलग अलग रंगों की, भाषाओं की इज्जत करें। आप अपनी राह पर चलें बेशक, बट ये मत कहिए कि मेरी राह ही सही है, आपकी राह गलत है। ये है हिंदुस्तान का ख्वाब। और पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा मुल्क हो जहां ये ख्वाब जो है इतने लंबे अरसे तक कामयाब चलता रहा है। अमेरिका में, अभी मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, स्पेनिश जो भाषा है और जो स्पेनिश बोलने वाले हैं, ये लोग ख़तरा बन गए सबके लिए। एक दूसरी भाषा को अमेरिकन लोग नहीं संभाल पा रहे। हम लोग कितनी कितनी अलग भाषाओं को संभालते जा रहे हैं। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ अमेरिका में कि हर रोज़ बम्बई में मैं कम से कम 10 अलग अलग ज़बानें सुनता हूँ, जिनमें से 3-4 मैं समझता हूँ। हर रोज़ काम में मैं कम से कम 6 अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ मिलता हूँ। ये होता है अमेरिका में नहीं, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं होता है, ये होता है तो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। आज से कुछ 6-7 साल पहले एक ईरान से फिल्म डायरेक्टर आया था, वो मेरे साथ फिल्म बनाना चाह रहा, ईरान से, यंग था वो, फिल्म कभी बन नहीं पाई, अलग बात है। मेरे साथ दिल्ली में था वो, तो मुझसे मिलने आया था वो शाम के वक्त, और बिल्कुल उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी। मैंने कहा क्या हो गया तेरे को? कहते टॉम, अभी मैं चांदनी चौक गया था और मैंने देखा कि यहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ गिरजाघर है, यहाँ मस्जिद है और यहाँ मंदिर है, सब एक साथ। ये कैसे हो सकता है? हमारे ईरान में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये है ख्वाब, और ये ख्वाब सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये दुनिया के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये ख्वाब टूट गया, खुदा ना करे, तो दाएं बाएं जो लोग हैं, जो दूसरे वतन के जो लोग हैं, जो इस ख्वाब से नाराज़ हैं, वो खुश हो जाएंगे कि अच्छा आपका बड़ा बड़ा ख्वाब था, टूट गया, बहुत अच्छे, अब आप हमारे जैसे बन जाइए। और उसके बाद जो जंग होगी, उस जंग में कोई मतलब वो क्या कोई एटम बॉम्ब पूछेगा कि तुम्हारा मज़हब या धर्म क्या है? गिरेगा, तबाही मच जाएगी। और तब आप ये कहते हैं कि ये सूरत आई इसलिए कि हम इतने बरसों इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो कोशिशें काविशें चाहिए थी वो नहीं करके सोते रहे। कुछ हद तक हम सोते रहे, और शायद मैंने पहले भी कही था कि सोते वक्त ख्वाब देखना बहुत आसान है, क्योंकि सोते वक्त ही ख्वाब आपको नज़र आता है। लेकिन जागने के बाद, जो अब हम जग गए पिछले 5-7 साल में, उस ख्वाब को याद करना, उस ख्वाब की मिठास को, उस ख्वाब की हकीकत को याद करना जागते वक्त, ये बहुत मुश्किल काम है। अब हम जग गए, अब हमें अंग्रेज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो पीढ़ी चल रही है, अंग्रेज़ या मुग़ल पहले यहाँ राज करते थे, गांधी जी कौन थे, नेहरू कौन थे, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जग गए लोग। 25 साल पहले जो लोग ये सोच नहीं सकते थे कि हमारे पास साइकिल भी होगी, अब उनके पास साइकिल क्या, गाड़ियाँ हैं, 2-2 फ्लैट हैं। अब ये लोग सो नहीं रहे हैं, ये तो जग गए। लेकिन जगने के बाद याद करना कि अच्छा एक ख्वाब है जिसकी वजह से हम यहाँ आज मौजूद हैं, और उसको, इसकी हिफाजत करनी है, उसको सुरक्षित रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और आखिर में आपसे पूछेंगे टॉम साहब कि ये जो एक्टिंग जो कि आपका प्राइमरी पेशा है, इसको करने के लिए और क्या चीज़ें हैं जिनको आप साथ साथ लेकर चलते हैं जिससे एक्टिंग ठीक ढंग से हो पाती है? आपने बहुत बहुत उम्दा सवाल उठाया। आज से 40-42 साल पहले जब मैं पहली मरतबा यूसुफ खान साहब यानी कि दिलीप कुमार से मैं मिला,
तो मैं इंस्टीट्यूट से नया नया निकला हुआ था। अब मेरे अंदर वो हिम्मत न जाने कहाँ से आ गई। मैंने यूसुफ साहब से पूछा कि सर आप ये बताइए कि अच्छी एक्टिंग का क्या राज है। तो उस महान आदमी ने बेझिझक कहा, शेर व शायरी। अब शेर व शायरी अच्छी एक्टिंग का सबसे बड़ा राज है, ये सोचने की बात है। लेकिन मैं ऑलरेडी शेर व शायरी में बहुत दिलचस्पी रखता था। इनकी ये बात सुनने के बाद मेरी दिलचस्पी में 4 चांद लग गए। तो शेर व शायरी और हिंदी कविताएं, अंग्रेज़ी शायरी, पोइट्री, उर्दू, उनमें मेरी दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो एक ये है उस चीज़ को बरकरार रखें। और दूसरा, अभी मेरा रिश्ता फिल्म इंस्टीट्यूट से भी है और मैं वहाँ के बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, एक्टिंग सीखी जाती है। मैं नहीं बता सकता आपको कि आपको खुद करके सीखना है कि आप किस तरह से एक्टिंग करना चाहती हैं। चाहे वो नसीर हो, ओमपुरी हो, शबाना आज़मी हो, टॉम वॉल्टर हो, काम तो हमारा एक ही है, लेकिन काम करने का अंदाज हर आदमी का अलग। आप ओम को लीजिए, नसीर को लीजिए, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ओम का जो अंदाज है एक्टिंग करने का वो अलग है, नसीर का अलग है, शबाना का और भी अलग। तो एक्टिंग आप सीख सकते हैं सिर्फ करने से, बैठ के किताब पढ़ने से या कोई वर्कशॉप में जाने से नहीं, करने से। और आज भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हर महीने मेरे पास अच्छे अच्छे ऑफर, यंग जो फिल्म मेकर्स होते हैं कि टॉम सर हम एक छोटी सी फिल्म बना रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और ये जो नई पीढ़ी है उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उनका पूरा जो अंदाज़ बयां है वो अलग है। तो मैं छोटी छोटी फिल्में भी करता रहता हूँ, बड़ी बड़ी फिल्में करता रहता हूँ। तो जो सामने अच्छा काम मुझे नज़र आता है वो मैं अपना लेता हूँ। तो ये एक रास्ता है सीखने का। और ये मैंने देखा देवानंद में, मरते दम तक। जिस रात देव साहब का इंतकाल हुआ, सुनील उनके बेटे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उस दिन शाम को जो बातचीत हो रही थी वो अगली फिल्म के बारे में। राज कपूर साहब को ये मिला, अवार्ड मिला, मेरे ख्याल से दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। उसके चंद हफ्तों के बाद उनका इंतकाल हुआ। दिलीप कुमार, उनको लंबी उम्र ऊपर वाले बख्शे, अभी उनकी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो गई है। लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आज अगर आप उनके सामने मुग़ल आज़म फिल्म दिखाएं, उनकी याददाश्त फिर से जाग उठेगी। मनोज कुमार के साथ अभी मैं आपको बता रहा था, अभी शूटिंग करके मैं आ रहा हूँ उनके साथ, वो आदमी बिस्तर से उठ नहीं सकती, लेकिन जो उन्होंने शॉट दिया हमको, हमारे लिए जो शॉट दिया, तो ये है। हम नसीर की बात कर रहे हैं, नसीर की तारीफ़ में या कि जिस जज्बे से वो आदमी काम करता है, वो जज्बा मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। तो ये है, हमें करना है और हम करते रहेंगे। और जब आप जैसे अच्छे लोगों के साथ गुफ्तगू होती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, जब आप अपने बारे में सोचते हैं, जो हम उमूमन करते ज़्यादा, अब हम फजूल चीज़ों को लेकर अपने बारे में सोचते हैं कि हम मोटे हो गए, हमारे बाल जा रहे हैं और ये पैसा नहीं वगैरह, वो फजूल चीज़ें। हमारी असलियत जो है, अभी आपके साथ पिछले 1 घंटे से जो हम बात कर रहे हैं, ये असलियत की बातें हो रही हैं जो आजकल बहुत कम होती हैं। ओमपुरी ने हमसे कहा कि ये मत समझिए कि मैं अभी रिटायर हो गया हूँ, अगर हो भी गया किसी वजह से तो मेरे पास, मैंने सोच लिया है कि मैं एक ढाबा खोलूँगा और उस ढाबे का नाम भी उन्होंने हमको बताया, दाल रोटी उसका नाम होगा। और उसमें उन्होंने बताया कि चूँकि उन्हें कुकिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए वो आपके हिसाब से, मैं ज़रूर वहाँ पहुँच जाऊँगा। नहीं, आपके हिसाब से अगर आप कोई दूसरा प्रोफेशन करते तो क्या करते? देखिए, बचपन में आज भी मेरा जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं, उनको आज भी थोड़ी सी हैरानी है कि टॉम एक्टर कैसे बन गया। मुझे तो स्पोर्ट्समैन बनना था। ऐसा कोई खेल है ही नहीं दुनिया में जिसमें मैंने अपना
हाथ चलाने की कोशिश नहीं, कोई भी खेल। और आज भी जब मौका लगता है, ये जब मेरा अंगूठा ठीक हो जाएगा तो मैं वापस क्रिकेट खेलना शुरू करूँगा, बैडमिंटन खेलूँगा, टेनिस खेलूँगा। तो ये मेरा असल शौक़ वो है। जब मैं मैच देखता हूँ, जैसे अभी वेस्ट इंडीज़ का कल से हमारा दूसरा टेस्ट है, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, आज भी अभी से मेरे अंदर बेचैनी है कि कल से टेस्ट है, मुझे देखना है। क्योंकि टेस्ट मैच देखने का जो मज़ा है, लोग T20 के दीवाने हैं, मैं उसको टिक-20 बोलता हूँ, T20। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी 5 दिन तक, कल से हमारी टीम और वेस्ट इंडीज़ की टीम के बीच एक मुकाबला होगा और शुरू के 5-10 ओवर ये बताएंगे हमको कि 5वें दिन क्या होगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं बस कल बेंगलोर में मेरा थोड़ा सा काम है, तो मुझे ये इस बात का डर है कि शुरू के 5-10 ओवर मैं नहीं देख पाऊँगा। तो ये जो चीज़ है, जब ऐसी चीज़ें हों आपकी फितरत में, तो आदमी बोर कहाँ से होगा? आदमी रिटायरमेंट के बारे में क्यों सोचेगा जब ऐसी चीज़ें आपकी फितरत में हों? एक शेर व शायरी और एक क्रिकेट, अगर आपको इन दोनों चीज़ों में रुचि हो या दिलचस्पी हो तो आप कभी बोर नहीं हो सकते। हमारी तरफ से बातें पूरी हो गई हैं करीब करीब। टॉम साहब, आप कुछ कहना चाहते हो, ऐसी कोई बात जो, कोई सवाल जो मैंने आपसे ना पूछा हो और उसका आप जवाब देना चाहते थे, तो आप? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ गुफ्तगू करने में बेहद मज़ा आया है, और ये मैं ऊपरी बातें नहीं कर रहा हूँ, अंदर से कह रहा हूँ मैं। और बस ये मेरी ख्वाहिश, इच्छा है कि चाय की दुकानों पर बैठकर फिर लोग सेल फोन बंद करके 2-3 घंटे तक इस तरह से गुफ्तगू करें, तो हमारे मुल्क को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। और जब जवान लोग मेरे पास आते हैं सेल फोन लेके, मैंने कहा सुनो, एक काम करो, हर रोज़ 6 घंटे के लिए इस शैतान को बंद करो, 6 घंटे के लिए, और फ़ायदा देखो। कहते सर हमसे लाइनें याद नहीं हो रही हैं। मैंने कहा कैसे याद होंगी लाइनें, जब लाइन करते वक्त आपको पूरा ध्यान इसमें है। तो ये मेरे एक निजी मामला है, और बाकी मेरा ये मानना है कि सरकार किसी की भी हो वो तो ठीक है, एक ज़िंदगी है जिसका सरकार से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, हमें उस ज़िंदगी के बारे में सोचना है। अब मोदी जी पीएम हैं, मनमोहन जी पीएम थे, वो तो सब ठीक, अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो गुफ्तगू चल रही है, ये कांग्रेस के ज़माने में भी चलती थी, बीजेपी के ज़माने में भी चल रही है। तो ये है असलियत। हम बिला वजह सरकार में उलझ जाते हैं कि ये होगा। अरे भाई साहब, आओ चाय पियो, बात करो, वो तो चलता ही रहेगा। तो वापस मैं अभी उस ज़माने से निकला नहीं। मेरा बेटा जो है, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता है, जेमी, वो कहता पापा तुम तो 1970s के ज़माने में रह ही गए। मैंने कहा मैं 1970s के ज़माने में बहुत खुश हूँ। पटौडी साहब की बैटिंग देखने को मिले, राजेश खन्ना की फिल्म देखने को मिले, बस। बहुत बहुत शुक्रिया टॉम साहब, आपने हमारे लिए बहुत अच्छा रहा आपके साथ। ये थे मशहूर अदाकार टॉम आल्टर प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो आज के एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।